Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैस लॉज डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, है ना, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस जो इस चैप्टर का बेस है, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि हमने जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या हम कहें एवोगैड्रोस लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक इक्वेशन यूज़ कर रहे थे और वो थी PV इज इक्वल टू nRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअल में आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आती है, कैसे डिराइव होती है और आइडियल गैस इक्वेशन को और क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ आइडियल गैस का यूज़ है, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए कहें तो आइडियल गैस क्या होती है कि दैट गैस विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ एट ऑल कंडीशन। हर सिचुएशन पे, हर कंडीशन में अगर कोई गैस बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रोस लॉ को, तीनों को एक साथ फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे एन गैस, अ गैस विच फॉलोज, अ गैस विच फॉलोज कौन सा, बॉयल्स लॉ, विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, कोमा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। यानी एक ऐसी गैस जो तीनों लॉज को फॉलो करती है ना। अ गैस विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ स्ट्रिक्टली एट ऑल कंडीशन, स्ट्रिक्टली एट ऑल कंडीशन यानी हर कंडीशन में स्ट्रिक्टली वो इन तीनों लॉज को फॉलो करती है, तो वो क्या कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। अब अगर वो तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगी तो हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर। अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है और प्रेशर में इन्वर्सली रिलेशन होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अगला, तो हमने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के। ये कहाँ पढ़ा था, तो ये पढ़ा था हमने चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करोगे तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट करोगे तो टेम्परेचर में भी डिक्रीमेंट होगा। और हमने थर्ड लॉ जो पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस का फाइनल कंक्लूजन था कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर इन तीनों लॉज को कंबाइंड कर दें, यानी इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइंड कर दें, तो कंबाइंड करने पर हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn अपॉन P हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे और वो कांस्टेंट क्या होगा, अगर ये P इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया NT, हुआ या नहीं हुआ। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, क्योंकि गैस के लिए काम कर रहे हैं तो एक गैस कांस्टेंट आएगा और वो होगा PV इज इक्वल टू nRT। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दिस इज द PV इज इक्वल टू nRT और यही है आइडियल गैस इक्वेशन। ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो P है दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और गैस, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। T क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और किसमें, केल्विन में। तो PV इज इक्वल टू nRT हम लोगों ने इस तरीके से ड्राइव कर ली। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर PV इज इक्वल टू nRT हमने ये ड्राइव कर लिया और आपको ये समझ में आ गया, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहीं पहले इसको बता देता हूँ कि PV इज इक्वल टू nRT एक्चुअल में ये आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में यानी 4 पैरामीटर्स में रिलेशनशिप बताती है। और अगर ये रिलेशनशिप बताती है तो इस इक्वेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, यानी आइडियल गैस इक्वेशन तो हम कहते ही हैं, आइडियल गैस इक्वेशन तो हम इसे बोल ही सकते हैं। और हम इसको साथ साथ क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक्चुअल में इस गैस के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी गैसियस मॉलिक्यूल की स्टेट बता सकते हैं और एक्चुअल में वो किस कंडीशन में कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, क्या कंडीशन है, तो वो सारी सिचुएशन बता सकते हैं। इसलिए इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम एक और नाम दे देते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट।
तो होप आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक गैस बनती है, और गैस का फार्मूला आता है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और अगर कोई गैस हर कंडीशन में स्ट्रिक्टली ये तीनों लॉज फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो ये हो गया हमारा आइडियल गैस का डेरिवेशन। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे इससे आगे हम बढ़ सकते हैं, और इससे आगे हम अगला थोड़ा सा आगे बढ़ाएं आइडियल गैस इक्वेशन में, तो फाइनली हम क्या निकाल के लाए हैं, तो फाइनली हम रिलेशन निकाल के लाए हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। और अगर यहाँ R की बात करूँ तो मैंने बताया था R यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल। R यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अगर इस यूनिवर्सल R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो R को यहीं छोड़ूं तो NT नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू N/T। PV इज इक्वल टू N/T। अब अगर ये PV इज इक्वल टू N/T हुआ, और मैं कहता हूँ कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, अगर STP पर 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या है, N की वैल्यू तो हो गई 1। STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, हम टेम्परेचर कितना कंसीडर करते हैं, 273 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना कंसीडर करते हैं, 1 ATM। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, ठीक है, तो और वॉल्यूम कितना करते हैं STP पर, तो हम लोगों ने मोल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है 22.4 लीटर एट STP पर वॉल्यूम होता है। तो हम ये सारा डाटा यहाँ पुट कर दें तो R इज इक्वल टू P की वैल्यू, यानी प्रेशर कितना है हमारे पास 1 ATM, वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास 22.4 लीटर अपॉन, ठीक है, ये हो गया ATM, ये हो गया लीटर में, ठीक है, अपॉन मोल्स 1 मोल, ठीक है, और इनटू टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। तो अब अगर हम इस कैलकुलेशन को करके लाते हैं तो इस कैलकुलेशन का आंसर आता है 0.0821 ATM लीटर, यूनिट बन जाएगी ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन, ATM लीटर मोल केल्विन। तो इस तरीके से R की वैल्यू आती है। R की केवल यही वैल्यू नहीं होती है, अगर मैं आगे बात करूं तो R की वैल्यू 8.314 भी होती है। ठीक है, ये कब होती है, जूल पर मोल केल्विन। यानी जब हम एनर्जी के टर्म में बात करते हैं तो हम R की वैल्यू ये लेते हैं, और जब हम गैसेस टर्म में बात करते हैं तो हम R की वैल्यू ये लेते हैं। ठीक है, R की वैल्यू को हम और भी ड्राइव कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं। कब, जब एनर्जी हमारी अर्ग में दी हो, तो अर्ग ये क्या बन जाएगा, अर्ग पर मोल केल्विन, ये यूनिट बन जाएगी अर्ग पर मोल केल्विन। ठीक है, वहीं R की वैल्यू की अगर हम बात करें तो R की वैल्यू एक और होती है 1.98, जिसको हम अप्रॉक्स में कितना, कैलोरी में क्या कह देते हैं, 2 कैलोरी, अप्रॉक्स में 2 कैलोरी बोल देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 अर्ग यानी 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग, इसीलिए हमने ये कन्वर्जन दिया है यहाँ पे। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, अगर हमें जूल में कन्वर्जन चाहिए तो इस तरीके से ये R की वैल्यूज़, ये तो एनर्जी के टर्म में होती है, तो हमें यहाँ एनर्जी की बात नहीं करनी है, हमें तो R की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, 8.21 ATM लीटर मोल केल्विन। तो होप आपको R भी समझ में आ गया, और R है क्या, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब जब PV इज इक्वल टू NRT, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो PV इज इक्वल टू NRT को, यानी ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके केस में क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि ये अगर हमारी इन गैसेस के जो पैरामीटर्स हैं इनमें साइमल्टेनियसली वेरिएशन आए, हम कहते हैं इफ द वेरिएबल ऑफ गैसेस चेंजेस साइमल्टेनियसली देन तब क्या होगा, यानी अगर हम कह रहे हैं कि कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था, इनमें साइमल्टेनियसली वेरिएशन आ गया इन वेरिएबल में, ठीक है, और वो क्या हो गया, वो यहाँ से क्या बन गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर हम कह रहे हैं कि T2 हो जाए, तो बताइए क्या रिलेशनशिप बनेगा। तो हम कहते हैं कि इनिशियली हम PV इज इक्वल टू NRT यूज़ करते हैं, हमारे को पता है PV इज इक्वल टू NRT है, और अगर इन वेरिएबल में पहली कंडीशन क्या थी कि इनिशियल प्रेशर P1 था, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, ठीक है, मोल्स की बात करें तो मोल्स तो कांस्टेंट हैं, ठीक है, प्रेशर में ही चेंज हुआ, अमाउंट में चेंज नहीं हुआ है, तो मोल्स N रख लेते हैं, R गैस कांस्टेंट है, और ये हो गया T1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से P1 से प्रेशर कितना हुआ, P2, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, P2, वॉल्यूम कितना हुआ, V2,
ठीक है, और मोल्स तो उतने ही थे क्योंकि गैस में चेंज नहीं आया, गैस के अमाउंट में चेंज नहीं आया है, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस काम हो रहा है, सपोज करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, तो गैस के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर T1 से कहाँ चला गया T2, तो इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ छोड़ूँ तो ये क्या बन जाएगा P1V1/T1 इज इक्वल टू NR, और ये हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी P2V2/T2 इज इक्वल टू NR। अगर ये दोनों हो गई हैं और अगर हम इनको कंपेयर करें, है ना, इसको सपोज करो इक्वेशन 3rd मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4th मान लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया P1V1/T1 P2V2, क्या रिलेशन है, P1V1/T1 इज इक्वल टू है P2V2/T2। तो इस तरीके से अगर गैस के वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, प्रेशर P1 से P2 हो रहा है तो टेम्परेचर V1 से V2 हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है तो वॉल्यूम अपने आप V1 से उसी रेशियो में V2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, और ये जो इक्वेशन निकल कर आती है इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो इस तरीके से ये भी हमें आइडियल गैस के केस में PV = nRT से हम इसे इजीली ड्राइव कर सकते हैं। होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बड़ा आसान कंसेप्ट है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम थोड़ी सी बात करेंगे डेंसिटी की, ठीक है, आइडियल गैस की डेंसिटी की। अगर हम इसके आइडियल गैस की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो मैंने इनिशियली जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डेंसिटी बताई थी कि आइडियल गैस के लिए डेंसिटी, या हम जो डेंसिटी गैस का यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होगी PM/RT। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, PM/RT, और ये क्या होता है, डेंसिटी बोलते हैं हम इसे, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, या फिर हम इसे कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो क्या होगा, हमने ये फॉर्मूला इनिशियली पढ़ा था। अब अगर हमने ये फॉर्मूला स्टूडेंट इनिशियली पढ़ा था तो एक्चुअल में कैसे डिराइव हुआ, तो ये भी PV = nRT से आया है। तो कैसे आया है उसको देख लेते हैं। PV = nRT हमारे पास इक्वेशन है। वी नो दैट मोल्स जो होते हैं, N = क्या है यहाँ पे, मोल, और मोल = होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी ये है, W को हमने माना है मास और M को माना है हमने मोलर मास। हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है, तो अगर N की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगा PV = W/M/RT। एक कंडीशन और पता है हमें कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास को हम W से रिप्रेजेंट करें तो मास अपॉन, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें पता होना चाहिए, यह हमें पता है। अगर हमें ये बात पता है तो इस M को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू, और V यहाँ आ जाए तो W/V/RT। और अभी अभी देखा W क्या है यहाँ पे, मास, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, और W/वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी, तो ये हो गया PM इज इक्वल टू DRT। और अगर ये DRT होगा और D को मैं सेपरेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू PM/RT, D इज इक्वल टू PM/RT। और D क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ द गैस, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ द गैस, M क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस, M यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस, और R क्या है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इस तरीके से डेंसिटी के लिए भी हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर हम इसकी यूनिट निकालते तो ग्राम पर लीटर, डेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर लीटर, ठीक। तो इस तरीके से डेंसिटी के लिए भी हमें एक फॉर्मूला फाइंड करके लिया है आइडियल गैस इक्वेशन के केस में। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और आगे नया टॉपिक स्टार्ट करें तो हमारा नया टॉपिक यहाँ पर होगा, वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है तो उसको डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल
प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, इस लॉ के हिसाब से हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस इफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेज, if two non-reacting gases like helium and neon are in the same container, then pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas, ठीक है। ये कह रहा है, ये रिलेशन क्या है? तो डाल्टन्स ने क्या कहा? डाल्टन्स ने कहा, मैं इसको समझाता हूँ कि हमारे पास सपोज करते हैं कंटेनर है, और ये कंटेनर सपोज करते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V वॉल्यूम है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है। उसने कहा इस कंटेनर के अंदर दो गैसेज हैं, इस कंटेनर के अंदर दो गैसेज हैं, और वो दोनों की दोनों कैसी हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेज है। पहली नॉन रिएक्टिव गैसेज है हीलियम सपोज कर रहे हैं, और दूसरी नॉन रिएक्टिव गैसेज है नियॉन। इसको हम फर्स्ट नॉन रिएक्टिव गैस बोल रहे हैं और इसको हम सेकंड नॉन रिएक्टिव गैस बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? अगर मैं कहूँ तो गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिव गैसेज, यानी इसके अंदर दो नॉन रिएक्टिव गैसेज इसके अंदर भरी हुई हैं। अब अगर दो नॉन रिएक्टिव गैसेज भरी हुई हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पर पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कि हीलियम गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो क्योंकि हीलियम गैस नियॉन से रिएक्ट नहीं कर रही है तो पूरे कंटेनर में फैली होगी, तो मैं कहूँगा हीलियम गैस का वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई नियॉन गैस का वॉल्यूम बताइए, तो नियॉन गैस का वॉल्यूम भी पूरे कंटेनर के बराबर होगा, क्योंकि वो हीलियम से तो रिएक्ट कर नहीं रही होगी लेकिन पूरे कंटेनर में घूम रही होगी, तो पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी इन शॉर्ट ये है कि यहाँ अगर ये दो नॉन रिएक्टिव गैसेज है तो उन गैसेज का, पर्टिकुलर गैसेज का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पूरे वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम के बराबर होता है। अब उसने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन है, इस गैस को हम 1 मान रहे हैं, इसको हम सेकंड मान रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर दो नॉन रिएक्टिव गैसेस अगर हैं और कंटेनर में हैं, और देन प्रेशर, उन गैसेस का जो प्रेशर होगा, सपोज करो हीलियम गैस का प्रेशर को हम P1 मान रहे हैं, ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इस गैस का जो प्रेशर होगा, यहाँ पर इस गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस गैस के मोल्स के फ्रैक्शन के। तो इस गैस के मोल फ्रैक्शन को मैं 1 मान लूँ तो इसके बराबर होगा। तो और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे, तो P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू PT। PT क्या है? टोटल प्रेशर। क्योंकि अगर मैं कहूँ इस पूरे कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, तो पूरे कंटेनर का प्रेशर तो भाई इस गैस का प्रेशर और इस गैस के प्रेशर से आएगा, तो P1 प्लस P2 करके आएगा। तो क्योंकि PT हमेशा यहाँ कांस्टेंट होगा, क्योंकि ना गैस बढ़ रही है ना घट रही है, तो टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट होगा। और टोटल प्रेशर कैसे आएगा? हीलियम के प्रेशर और नियॉन के प्रेशर को अगर मैं जोड़ दूँ तो टोटल प्रेशर होगा। और अभी मैं प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और फिर भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो नॉन रिएक्टिव गैसेज है और अगर मैं इस मिक्सचर के अंदर मैं कहूँ केवल मुझे हीलियम का प्रेशर बताइए, एक गैसेज पूरे मिक्सचर में अगर हम किसी एक गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उसको हम क्या बोलते हैं? उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अगर मैं कहूँ दूसरी गैस का बताइए, दूसरी गैस का, केवल दूसरी गैस का, पूरे मिक्सचर का नहीं, पूरी दूसरी गैस का प्रेशर बताइए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, यानी सेकंड गैस। और अगर इसका पूछ रहा हूँ तो पार्शियल प्रेशर। और मैं कहूँ पूरे कंटेनर का बताइए तो वो क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, यानी नियॉन की वजह से लगने वाला प्रेशर और हीलियम की वजह से लगने वाले प्रेशर को अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो उसने कहा कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं। अगर मैं दूसरी गैस के लिए बात करूं तो क्या होगा? P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, दूसरी गैस के मोल फ्रैक्शन। और दूसरी गैस के मोल फ्रैक्शन यानी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं क्या लाऊंगा? P2 इज इक्वल टू X2 PT। PT यहाँ पर क्या है? टोटल प्रेशर, जो कि कांस्टेंट है। अब बारी आती है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो पहले आप इसको देख लीजिए। आप
डेफिनेशन देख लीजिए, फिर अब हम ये फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे और इनमें रिलेशन निकालेंगे, यानी ये रिलेशन आया कैसे, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अगर हम बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें कि ये रिलेशन कैसे डिराइव हुआ है, इस रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं क्या कि सपोज करते हैं हमारे पास, हम हीलियम गैस को क्या बोल रहे थे, P1, तो मैं बोलूँगा कि देखिए ये कंटेनर है, इसमें एक हीलियम गैस है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस फर्स्ट, इसमें एक नियॉन गैस है जिसको मैं बोल रहा हूँ गैस सेकंड। ठीक है, और दो नॉन रिएक्टिंग है, हमने कहा ये क्या है, नॉन रिएक्टिंग है। तो अगर ये नॉन रिएक्टिंग है तो हमें पता है कि होगा क्या कि इस गैस का जो प्रेशर होगा P1, इस गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके वजह से होगा, इस गैस के अकॉर्डिंग टू PV = nRT हम देखें तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू PV = nRT, पहली गैस का प्रेशर यानी P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों के लिए कॉमन है, इज इक्वल टू मोल्स किसके, वन पहली गैस के, N1, R गैस के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या हो गया, P1 इंटू वॉल्यूम N1 इंटू R इंटू T। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है सपोज करते हैं। अब ठीक है, और PV = nRT की अगर हम बात करूं तो मैं PV = nRT में यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर किसकी वजह से, देखो अभी कहा था कि इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितने किसकी वजह से है, पहली गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरी गैस के पार्शियल प्रेशर की वजह से। तो मैं चलिए मैं यहाँ से करता हूँ कि हमें पता है PV = nRT, तो मैं कहूँ अगर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर होगा PT, टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम तो V ही है, टोटल मोल्स की बात करूँ तो मोल्स, इस गैस के मोल्स और इस गैस के मोल्स देखने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे NT, और NT इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस प्लस मोल्स ऑफ सेकंड गैस, और R तो पूरी गैस के लिए कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो PV = nRT इस पूरी गैस के लिए, पूरे कंटेनर के लिए PT = वॉल्यूम = NT/RT होगा। अब अगर मैं केवल हीलियम एक गैस के लिए बात करूं तो एक गैस के लिए क्या होगा, पहली गैस का वॉल्यूम, सॉरी पहली गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पहली गैस का प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू पहली गैस के मोल्स R इंटू T। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब दूसरे केस में बात करूं तो दूसरी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम तो दूसरी गैस के लिए भी पूरा है, वॉल्यूम दूसरी गैस के मोल्स R इंटू T। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड मान रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट, अब हम कहें कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, अगर इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, P2V इज इक्वल टू N2RT अपॉन PTV टोटल, P टोटल अपॉन NTRT। तो आप देखिए RT से RT कैंसिल हुआ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हुआ। ठीक है, और ये क्या हो गया, N2 अपॉन N2, यानी हमारे पास हो गया P2 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन NT, और हमें पता है NT इज इक्वल टू क्या है, तो NT इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2। N टोटल क्या है, मोल्स ऑफ फर्स्ट और मोल्स ऑफ सेकंड, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। जब एक सब्सटेंस के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, जरा मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, तो P2 अपॉन PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस, सॉरी ये N2 है, यहाँ N2 है तो ये N2 होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस, और P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इंटू P टोटल। तो इस तरीके से आ गया वही रिलेशनशिप जो पहले उसने बोला था, तो हमने इस तरीके से डिराइव कर लिया। अगर मैं पहली गैस के लिए बात करूं तो फर्स्ट गैस के लिए बात करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट गैस के लिए क्या होगा, जरा फर्स्ट गैस के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम कहें कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, P1V इज इक्वल टू N1RT अपॉन P टोटल इंटू वॉल्यूम अपॉन N टोटल RT। तो फिर दोबारा RT से RT कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो P1 अपॉन PT इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन NT, और अभी NT की जगह मैंने क्या रखा था, तो NT होता है N1 प्लस N2, और अगर ऊपर मोल्स फर्स्ट वाली गैस के हैं तो ये किसका मोल फ्रैक्शन बनेगा, फर्स्ट गैस का। तो मैं कह सकता हूँ P1 अपॉन PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, और ये PT इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो ये रिलेशन आ गया, और यही तो था डाल्टन्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर। इसी के तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लाएंगे जो कांस्टेंट और वो होगा टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से हम डिराइव भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा टर्म और आता है और हम उसको कवर करके फिर हम बाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, और वो होगा हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन का मतलब है कि डाल्टन्स लॉ का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ में हम कहते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है, तो एक्वस टेंशन। डाल्टन्स लॉ को एक्वस टेंशन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक्वस टेंशन क्या होती है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर एक्वस टेंशन बताऊंगा। तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कांस्टेंट एट ए particular temperature and it is called as aqueous tension. It is called as aqueous tension, ठीक है। It is called as aqueous tension of the gas, ठीक है। अब ये जो एक्वस टेंशन होती है, यानी इसको बात को समझिए कि हमें बताया कि किसी गैस का प्रेशर बैरोमीटर से, जो जिस एपरेटस से हम मेज़र करते हैं वो बैरोमीटर होता है, और अगर गैस का प्रेशर बैरोमीटर से मेज़र करेंगे तो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ कोई लिक्विड भरा है और उससे गैस निकल रही है और हमें उसे मेज़र करना है। तो वो बैरोमीटर से हम मेज़र करेंगे तो होगा क्या कि ये लिक्विड ऊपर यहाँ तक रहेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गैस यहाँ आ जाएगी, और अगर यहाँ गैस मिलेगी तो इस गैस में केवल प्योर गैस ही नहीं होगी, यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा वो गैस का नहीं होगा, क्योंकि वो पानी से, लिक्विड से ऊपर होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ गैस वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर जो P ऑब्जर्व्ड आएगा, यानी ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो आएगा, P ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस, यानी गैस के प्रेशर की वजह से होगा, प्लस क्योंकि उस गैस में कौन है, वाटर वेपर्स भी हैं, तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। और ये जो वाटर वेपर्स हैं एक्चुअल में हमारे लिए इम्प्योरिटी हैं, और इन्हीं गैस के प्रेशर में जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्लस एक्वस टेंशन, और एक्वस टेंशन को डेफिनेशन में वाइज कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरीके से। अब अगर मुझे केवल प्रेशर, गैस का प्रेशर चाहिए, ये तो हमारे लिए इम्प्योरिटी है एक्वस टेंशन या वाटर वेपर्स, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, P गैस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर। अगर जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड हुआ है उसमें से हम वाटर वेपर्स का प्रेशर घटा दें, यानी एक्वस टेंशन वाला प्रेशर घटा दें या वाटर वेपर्स का टेंशन घटा दें, तो क्या होगा, हमारे पास गैस का प्योर प्रेशर आ जाएगा। और प्योर प्रेशर, किसी गैस के प्योर प्रेशर को फाइंड करने के लिए डाल्टन्स लॉ का यूज़ किया जाता है, और एक्वस टेंशन ये होता है। होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी, डाल्टन्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।